नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम सीजी टेट में पूछे गए पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करेंगे दोस्तों, जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, इन प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, किसी कारखाने में कार्य करने के लिए खाली स्थान से कम उम्र के बच्चों की नियुक्ति नहीं किया जा सकता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? वो हो जाएगा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को किसी कारखाने में कार्य करने के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक तालाब में कीड़े एवं एक छोटी मछलियाँ होती है। जो एक तालाब होते हैं उसमें कीड़े और छोटी मछलियाँ होती है। क्या होती है? पहला है प्राथमिक एवं सूक्ष्म उपभोक्ता, दूसरा द्वितीयक उपभोक्ता, तीसरा तृतीयक उपभोक्ता और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? वो हो जाएगा द्वितीयक उपभोक्ता होती है। जो तालाब में कीड़े और छोटी मछलियाँ होती है वो द्वितीयक उपभोक्ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस विधि से छात्रों को जानकारी पेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है? पहला है चित्र बनाकर, दूसरा है तालिकाएं बनाकर, तीसरा है प्रतिक्रियाओं के प्रवाह रेखा चित्र बनाकर और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ये सभी कर कर के दोस्तों छात्र को हम प्रोत्साहित कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नींद लाने के लिए ली जाने वाली जो नारकोटिक औषधियाँ होती है वो क्या है? पहला है हीरोइन होती है, दूसरा मार्फिन, तीसरा अफीम और चौथा उपरोक्त सभी। तो ये सभी जो है दोस्तों नींद लाने वाली नारकोटिक औषधि के अंतर्गत आती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वेक्षण एवं विश्लेषण से बच्चों की पर्यावरण के बारे में समझ को जाना जाता है। यह जानने वाली समझ निम्न में से कौन सी है? पहला है ध्यान से देखना, दूसरा महसूस करना, तीसरा है याद रख पाना, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ये सभी जो है बच्चों में जानने वाली समझ को विकसित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा दोस्तों इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण के शिक्षण में कहानियों एवं कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? अर्थात दोस्तों जो प्राथमिक स्तर पर बच्चे को पढ़ाने के लिए पर्यावरण शिक्षण में कहानी और कविताओं को प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाता है, तो ऐसा क्यों किया जाता है? इसके क्या उद्देश्य हैं? पहला ऑप्शन है सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना, दूसरा पाठों को आनंददायी बनाना, तीसरा है भाषिक कौशलों को बढ़ावा देना और चौथा है कक्षा में विविधता की पूर्ति करना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? ये हो जाएगा सीखने के लिए संदर्भित वातावरण प्रदान करना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अपनी मादा की पहचान उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही कर लेता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? वो हो जाएगा मधुमक्खी। क्या हो जाएगा? मधुमक्खी जो होते हैं वो अपने मादा की पहचान कई किलोमीटर से कर लेता है। दोस्तों कई जगह जो है एनसीईआरटी में यहाँ पे रेशम का कीड़ा भी देखने को मिलता है। तो आप मधुमक्खी को करेक्ट कीजिएगा, क्योंकि मधुमक्खी यहाँ पे व्यापम द्वारा लिया गया। तो ऑप्शन डी जो होगा दोस्तों इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से होने वाले या फैलने वाले रोगों का समुच्चय होता है? तो मच्छर से कौन कौन से रोग फैलते हैं उनका हमको एक सेट बनाना है। हैजा, दूसरा है डेंगू, तीसरा है मलेरिया। तो डेंगू और मलेरिया जो होते हैं ये मच्छर से फैलने वाले रोग होते हैं, लेकिन हैजा हमारे मच्छर से नहीं होते। तो ऑप्शन ये तो डिस्कार्ड हो गया। दूसरा है चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया। तो ये जो होते हैं दोस्तों ये सभी मच्छर से होने वाले रोग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सामाजिक अध्ययन में
ज्ञान प्राप्ति का स्रोत, जो सामाजिक अध्ययन है उनमें ज्ञान प्राप्ति का स्रोत निम्न में से क्या हो सकता है? पहला है प्रयोग द्वारा, दूसरा है ज्ञान अवलोकनों से, तीसरा है जीवन शैली से और चौथा है प्रकृति के साथ अंतःक्रिया से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा जीवन शैली से सामाजिक विज्ञान अध्ययन में ज्ञान प्राप्ति का स्रोत होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन पर्यावरण के घटक हैं? कौन जो है पर्यावरण के घटक हैं उनको बताना है। पहला है सामाजिक एवं आर्थिक, दूसरा है प्राकृतिक, तीसरा है सांस्कृतिक। तो ये सभी जो होते हैं दोस्तों ये पर्यावरण के घटक के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ज्ञान निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? जो गलत स्टेटमेंट है उसको हमें बताना है। अनुभव की आवश्यकता का ना होना, दूसरा है अवधारणा बनना, तीसरा है अन्वेषण की विधियों की आवश्यकता और चौथा है सत्यापन प्रतिक्रियाओं की आवश्यकता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? वो हो जाएगा अनुभव की आवश्यकता का ना होना। यही जो होगा दोस्तों ज्ञान निर्माण के संदर्भ में गलत कथन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आवासीय पुनर्वास केंद्रों द्वारा निम्नलिखित में से कौन से उपचार दिए जाते हैं? पहला ऑप्शन है सामूहिक कार्य, दूसरा है मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप, तीसरा है सामाजिक कुशलता का प्रशिक्षण, तीसरा है और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। ये सभी जो होते हैं आवासीय पुनर्वास केंद्र द्वारा उपचार किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सामाजिक अध्ययन निम्न में से किस बात पर विज्ञान से अलग है? सामाजिक अध्ययन जो है विज्ञान से किस बात पर अलग है उसको बताना है। पहला है कार्य कारण के मध्य संबंध खोजना, तुलना करना, तार्किकता और चौथा है निरंतरता एवं बदलाव की प्रक्रिया को समझ पाना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? निरंतरता एवं बदलाव की प्रक्रिया को समझ पाना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा तरीका बच्चों के सीखने का रचनावादी तरीका है? अर्थात रचनावादी तरीके के बारे में बताना है जिससे बच्चे रचनात्मक के तरीके से सीख जाते हैं। पहला है गतिविधि के माध्यम से, दूसरा कक्षा में अध्यापन से, तीसरा रेखा चित्र बनाकर और चौथा बातचीत करके। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? वो होगा गतिविधि के माध्यम से बच्चों में रचनावादी तरीके से सिखाया जा सकता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन बी1 की कमी से होने वाला रोग क्या होता है? तो विटामिन बी1 की कमी से क्या रोग होता है? तो वो होता है दोस्तों बेरी रोग होता है विटामिन बी1 की कमी से। और स्कर्वी रोग क्या होता है? तो स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। और रिकेट्स जो होते हैं वो विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बेरी जो होता है विटामिन बी1 की कमी से होने वाले रोग होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, नक्शों के पढ़ने में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? जो कथन असत्य है उसे हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन है नक्शे में नजरिए का असर होता है, दूसरा नक्शे में संकेत होते हैं, तीसरा है नक्शे में पैमाना होता है, चौथा है नक्शा द्विविमीय होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? हमें गलत बताना है। तो वो होगा नक्शे में नजरिए का असर होता है। ये ऑप्शन जो होगा वो गलत हो जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पारिस्थितिक तंत्र किसकी सबसे छोटी इकाई है? तो पारिस्थितिक तंत्र जो होती है वो किसकी सबसे छोटी इकाई है? पहला आइनोस्फीयर, दूसरा लिथोस्फीयर, तीसरा है बायोस्फीयर और चौथा ऑप्शन है मीजोस्फीयर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? वो हो जाएगा पारिस्थितिक तंत्र जो होती है वो बायोस्फीयर की सबसे छोटी इकाई है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, एक पर्यावरण अध्ययन की कक्षा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शिक्षा शास्त्रीय पद्धति कौन होनी चाहिए? जो सर्वाधिक उपयुक्त शिक्षा शास्त्रीय पद्धति है वो कैसी होनी चाहिए? पहला है केवल प्रयोगों पर आधारित होनी चाहिए, दूसरा केवल व्याख्यानों पर, तीसरा है परीक्षा उन्मुखी और चौथा है
भागीदारिता परक एवं चर्चा पर आधारित होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों भागीदारिता परक एवं चर्चा पर आधारित होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन पारिस्थितिक तंत्र गैसीय जैव भू रसायन का चक्र नहीं है? जो जैव रासायनिक भू रसायन का चक्र नहीं है उसके बारे में बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? वो हो जाएगा दोस्तों फास्फोरस चक्र जो होते हैं वो जैव भू रासायनिक चक्र में नहीं आते, जबकि नाइट्रोजन चक्र और सल्फर चक्र ये सल्फर भी नहीं आते, और कार्बन चक्र ये सभी जो होते हैं दोस्तों जैव भू रासायनिक चक्र में आते हैं। लेकिन जो आपके फास्फोरस चक्र होते हैं वो जैव भू रासायनिक चक्र में नहीं आते, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक खाद्य श्रृंखला में मनुष्य होता है। खाद्य श्रृंखला में जो मनुष्य होते हैं वो कौन से होते हैं? पहला उत्पादक होते हैं, दूसरा है प्राथमिक उपभोक्ता, तीसरा द्वितीयक उपभोक्ता और चौथा ऑप्शन है प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं जो खाद्य श्रृंखला में मनुष्य, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है सरकार द्वारा बाल श्रम रोकथाम अधिनियम का संशोधन किस किया गया था? कब किया गया था? जो संशोधन है उसके बारे में बताना है। तो बाल श्रम जो है दोस्तों रोकथाम अधिनियम का संशोधन कब किया गया था? वो किया गया था दोस्तों अक्टूबर 2006 में किया गया था। इसकी डेट जो है दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम की अपेक्षाएं निम्न में से कौन सी है? जो पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम की अपेक्षाएं कौन सी है उसे बताना है। पहला ऑप्शन है अवधारणाएं, दूसरा कौशल एवं जानकारी, तीसरा है आदत व नैतिक मूल्य और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि ये सभी जो होगी दोस्तों पर्यावरण पाठ्यक्रम की अपेक्षाएं होती है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं निम्न में से कौन रचनावादी ढंग से सीखने की प्रक्रिया में भाग नहीं है? कौन सा जो है रचनावादी तरीके से सीखने का भाग नहीं है उसे बताना है। पहला है कार्य करने में ज़्यादा जानकार व्यक्ति से मदद नहीं मिलती, दूसरा है कार्य करने में खुद की मदद, तीसरा है कार्य सहज हो जाता है, चौथा कार्य का जो प्रक्रिया का उपयोग बार बार किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? वो हो जाएगा कार्य करने में ज़्यादा जानकार व्यक्ति से मदद नहीं मिलती, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उनकी सामग्री भोजन को देखने के लिए कहना तथा बाद में शिक्षक को उसकी व्याख्या करनी चाहिए। दूसरा है पोषक तत्वों से भरपूर भोजन के उदाहरण देने चाहिए। श्याम पट्ट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए। और चौथा ऑप्शन है मानव दांतों का प्रतिरूप दिखाना चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण जो है एक शिक्षक को देने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका निम्न में से क्या होती है? जो बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका कैसी होती है उसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन है सक्रिय भागीदार होना चाहिए, दूसरा सहायक होना चाहिए, तीसरा प्रेरक और चौथा है मार्गदर्शक होना चाहिए। तो बच्चों को सिखाने की प्रक्रिया में दोस्तों जो टीचर होते हैं उनमें सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कौशल सर्वथा भिन्न है? जो कौन सा कौशल जो है काम जो है वो सबसे भिन्न है उसे बताना है। पहला साइकिल चलाना, तैरना, चौथा है भाषा सीखना, बच्चों को चलना सिखाना। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों भाषा सिखाना। यही जो कौशल है वो सबसे भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है
पर्यावरण के प्रति बढ़ते सरोकार का कारण निम्न में से क्या है? पर्यावरण के जो प्रति जो बढ़ते सरोकार है उसका क्या कारण है? पहला है प्रकृति की रक्षा को लेकर चिंता, दूसरा मूलवासी लोगों और प्राकृतिक प्रवासों के लिए पर्यावरण सुरक्षा, तीसरा है मानवीय गतिविधियों के खतरे की हद तक नुकसान और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों मानवीय गतिविधियों के खतरे की हद तक नुकसान। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सजीव निर्जीव घटकों के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? अर्थात जो सजीव होते हैं और जो निर्जीव घटक होते हैं उनकी अंतःक्रिया का उदाहरण कौन सा है? पहला है आहार श्रृंखला, दूसरा है खाद्य जाल, तीसरा ऑप्शन है शिकार की क्रिया और चौथा ऑप्शन है जल चक्र। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ये सभी सजीव और निर्जीव के बीच जल चक्र होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होंगे जल चक्र इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप शिक्षणार्थियों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं, वहां पर आप छात्रों को कौन सी एक्टिविटी यानी कि क्रियाकलाप करने की अनुमति नहीं देंगे? पहला है चिड़ियाघर के प्राणियों के लिए ढेर सारा भोजन रखने के लिए, दूसरा है चिड़ियाघर के प्राणियों द्वारा ग्रहण किए जाने वाले भोजन की जानकारी प्राप्त करने के लिए, तीसरा ऑप्शन है चिड़ियाघर में देखे जाने वाले प्राणियों के फोटोग्राफ इकट्ठा करने के लिए, और जो फोर्थ ऑप्शन है अपने साथ ड्राइंग बुक रखने के लिए ताकि चिड़ियाघर में दिखने वाले प्राणियों के चित्र बना सके। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा चिड़ियाघर में प्राणियों के लिए ढेर सारा भोजन रखने की अनुमति आप नहीं देंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है रेखा की माँ खाली स्थान के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकिरी डालती है। जो यहाँ पे खाली स्थान दिया गया है यहाँ पे क्या आएगा? जो रेखा की माँ जो है उस पानी में क्या डालती है? पहला है हल्के निलंबित अपद्रव्य को अवसादित करने के लिए, कठोर जल को मृदु करने के लिए, जल में परिवर्तित करने के लिए, तीसरा ऑप्शन है पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने के लिए, पानी को रंग रहित करने के लिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा हल्के निलंबित अपद्रव्य को अवसादित करने के लिए रेखा की माँ जो है रोजाना तालाब से लाए गए पानी में फिटकिरी डालती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आपकी सीजी टेट में पूछे गए पर्यावरण के प्रश्न, जिसको दोस्तों हमने आपको बहुत ही आसान शब्दों में समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो दोस्तों तो एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।